आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के बैंकिंग के विकास और हमारी वित्तीय आज़ादी की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ पैसों के लेन देन या कुछ इमारतों की नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो अंग्रेजों के बनाए व्यापारिक बंदरगाहों से शुरू होकर धीरे धीरे आम जनता के कंट्रोल तक पहुंचता है। हम देखेंगे कि कैसे एक पूरी तरह से औपनिवेशिक व्यवस्था एक आधुनिक राष्ट्रीयकृत प्रणाली में बदल गई, जिसने आज के भारत के आर्थिक ढांचे की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे इतिहास को सही से और आसानी से समझने के लिए हम एक टाइमलाइन के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोपीय औपनिवेशिक जड़ों की, उसके बाद स्वदेशी बैंकिंग आंदोलन, फिर एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना, आजादी के बाद हुआ ऐतिहासिक राष्ट्रीयकरण और अंत में आधुनिक बैंकिंग के विकास पर चर्चा करेंगे। भाग 1, यूरोपीय औपनिवेशिक जड़ें और 18वीं शताब्दी की शुरुआत। आपको बता दें कि आधुनिक बैंकिंग हमेशा से भारत का हिस्सा नहीं थी। इसकी शुरुआत दरअसल यूरोपीय लोगों ने की थी। जरा सोचिए, 1770 का वो दशक, उस वक्त बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी, जो कलकत्ता का पहला बैंक था और इसका पूरा मैनेजमेंट यूरोपियनों के हाथ में था। अब सवाल यह है कि कलकत्ता ही क्यों? क्योंकि उस समय कलकत्ता ब्रिटिश साम्राज्य का एक बेहद सक्रिय और प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। व्यापार बढ़ रहा था तो उन्हें बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत महसूस हुई। इसी जरूरत ने आगे चलकर 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की नींव रखी। खैर, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये जो 3 बैंक थे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के, ये कोई आम बैंक नहीं थे। इन्हें प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। मतलब ब्रिटिश राज के दौरान इन प्रेसिडेंसी बैंकों ने कई सालों तक एक तरह से क्वासी सेंट्रल बैंक यानी शुरुआती केंद्रीय बैंक की तरह काम किया। शुरुआती वित्तीय ढांचे को चलाने में इनकी भूमिका सच में बहुत अहम थी। अंग्रेजों के इस दौर के बीच एक फैक्ट जो वाकई हैरान करता है, वो है इलाहाबाद बैंक। 1865 में बना ये बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जो पिछले 145 से भी अधिक वर्षों से काम कर रहा है। मतलब वित्तीय दुनिया में जहां नियम और माहौल इतनी तेजी से बदलते हैं, वहां इतने लंबे समय तक टिके रहना ये सच में एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। भाग 2, स्वदेशी बैंकिंग आंदोलन। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां बैंक भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए बनने शुरू हुए। समय बीतने के साथ हमारे स्थानीय भारतीय व्यापारियों और नेताओं ने तय किया कि भाई अब वित्तीय बागडोर हमें अपने हाथों में लेनी होगी। और ये विरोधाभास देखिए, एक तरफ 1770 का बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जिसे पूरी तरह से यूरोपियन चला रहे थे, और दूसरी तरफ है 1911 का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला वाणिज्यिक बैंक बना। इसे भारत का पहला सच्चा स्वदेशी बैंक भी कहा गया। ये सिर्फ एक बैंक का खुलना नहीं था, बल्कि वित्तीय आजादी की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग थी। इस स्वदेशी सफर के अगर कुछ अहम पड़ावों को देखें तो 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई, जो भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित देयता वाला पहला बैंक था। फिर 1895 में पंजाब नेशनल बैंक आया, जो पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक बना। और फिर 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1906 और 1911 के बीच इसी स्वदेशी भावना से प्रेरित होकर भारत में ऐसे ढेरों बैंक स्थापित हुए। लेकिन हर सफर में कुछ मुश्किलें तो आती ही हैं। 94, जी हाँ, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भयानक आर्थिक संकट आया, उसकी वजह से 1913 से 1918 के बीच भारत में कम से कम 94 बैंक्स डूब गए। इस उथल-पुथल ने एक बात तो साफ कर दी थी कि इस तेजी से बढ़ते लेकिन अनियंत्रित सिस्टम को संभालने के लिए एक बहुत ही मजबूत रेगुलेटर की सख्त जरूरत है। भाग 3, केंद्रीय सत्ता की स्थापना, व्यवस्था और विनियमन बनाना। 1920 और 30 के दशक तक आते आते ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि इस शुरुआती अराजकता को रोकने के लिए एक बॉस का होना बहुत जरूरी है। तो ये केंद्रीय ढांचा बना कैसे? इसकी प्रक्रिया बहुत ही तार्किक थी। स्टेप 1, 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और एक सेंट्रल बैंक की सिफारिश की। स्टेप 2, 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित हुआ। और फाइनली स्टेप 3, 1 अप्रैल 1935 को आधिकारिक तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी हमारे आरबीआई की स्थापना हो गई। फाइनली भारत को अपना केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण मिल गया था।
भाग 4 स्वतंत्रता के बाद का राष्ट्रीयकरण और सामाजिक समानता की ओर बदलाव। 1947 में आजादी मिलने के साथ ही हमारी कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। ब्रिटिश राज खत्म होने के साथ ही बाजार को उसके हाल पर छोड़ देने वाली नीति भी खत्म हो गई। अब नए भारत की कुछ नई जरूरतें थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1949 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम लाया गया। ये बहुत ही क्रूशियल कदम था, क्योंकि इसने आरबीआई को वाणिज्यिक बैंकों की निगरानी और उन्हें कंट्रोल करने की असली कानूनी ताकत दी। अब आरबीआई सिर्फ एक बैंक नहीं, बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम का सुपरवाइजर बन चुका था। और फिर आता है 19 जुलाई 1969 का वो ऐतिहासिक दिन। 14 सरकार ने एक ही झटके में देश के 14 सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कर दिया। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, इसने सही मायनों में भारत की अर्थव्यवस्था की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। इस फैसले का असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रातों रात जमा राशि के मामले में 85% बैंकिंग बिजनेस सीधे पब्लिक कंट्रोल यानी सरकार के नियंत्रण में आ गया। निजी क्षेत्र के पास सिर्फ 15% हिस्सा रह गया था। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस इतने बड़े कदम की जरूरत क्या थी। इसके पीछे के लक्ष्य बहुत साफ थे। बैंकों को सिर्फ अमीरों तक सीमित ना रखकर देश के आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाना, ये सुनिश्चित करना कि बैंक अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभाएं, अमीरी गरीबी की खाई को कम करें और सबसे जरूरी बात, देश में व्यापक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करें। ये प्रॉफिट कमाने की सोच से हटकर समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का एक जबरदस्त प्रयास था। और ये सिलसिला यही नहीं थमा। अक्टूबर 1975 में गांव देहात को बैंकिंग से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। इसके बाद अप्रैल 1980 में 6 और बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देखते ही देखते देश की 90% से भी ज्यादा बैंकिंग गतिविधियां सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन आ गईं। भाग 5 आधुनिक बैंकिंग विकास और हर व्यक्ति तक पहुंच। अब हम आ गए हैं इस सफर के आधुनिक दौर में, जहां फोकस वित्तीय समावेशन पर है। पुराने सामाजिक दायित्वों को आज भी कैसे निभाया जा रहा है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है 19 नवंबर 2013 का दिन। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 94वीं जयंती पर भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई, जो भारत का पहला महिला बैंक बना। ये साफ दिखाता है कि बैंकिंग नीतियां आज भी समाज के अलग अलग वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कितनी जरूरी हैं। तो हमने देखा 18वीं सदी के यूरोपीय बैंकों से लेकर स्वदेशी आंदोलन का जोश, रिजर्व बैंक का बनना और फिर वो बड़े पैमाने पर हुआ राष्ट्रीयकरण। इन सब ने मिलकर आज के बैंकिंग सिस्टम को खड़ा किया है। लेकिन जाने से पहले एक बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से 90% से ज्यादा बैंकिंग गतिविधि को सार्वजनिक क्षेत्र के तहत लाए जाने के बाद भारत के भविष्य में इस पब्लिक बनाम प्राइवेट बैंकिंग का बैलेंस आगे कैसे विकसित होगा, सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए